अब आपको बीसीआर का रिवीजन टेस्ट पेपर में सॉल्व करवा रहा हूं, बीसीआर का आरटीपी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। बीसीआर के अंदर में सिर्फ 8 मार्क्स का सीन चैप्टर है, बाकी पूरा 32 मार्क्स का अनसीन है, जो आपने कभी नहीं देखा। सिर्फ फॉर्मेट आपने भले ही देखा हो, तरीका आप समझते हो, बस, नॉट मोर देन दैट। बीसीआर का आरटीपी और बीसीआर का एमटीपी जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, कंपल्शन नहीं, उसमें से कुछ पैसेज कॉपी हो जाए। अगर देखा हुआ पैसेज रहेगा तो शायद आप बेटर पोजीशन में रहेंगे, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कोई चांस, कोई जरूरी नहीं है कि आ ही जाएगा, कोई कंपल्शन, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। तो आरटीपी और एमटीपी दोनों सॉल्व कर लेना चाहिए, इंग्लिश पार्ट का भी। लॉ का तो करते ही हो, साथ साथ में इंग्लिश पार्ट का भी कर लेना चाहिए। आइए देख, सर एक्सप्लेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, 6 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था, 6 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोटिनियस होना चाहिए। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। तो वही, उसी में से कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करना है, कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कल्चरल बैरियर्स, हर कल्चर के लोग किसी एक चीज को डिफरेंट इंटरप्रीट करते हैं। अलग अलग लोग एक ही चीज को डिफरेंटली इंटरप्रीट करते हैं। अरे समझ रहे हो ना, इनको बोलते हैं कल्चरल बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स थे, फिजियोलॉजिकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। याद आ रहा है कि नहीं? याद आया? मैं आपको पेज नंबर लिखवा देता हूं, तो कि आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। पहला पेज है 1.10 और दूसरा वाला 1.11। कल्चरल बैरियर, सेम वर्ड्स को, सेम चीजों को अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रीट करते हैं। अब आइए, नेक्स्ट चैप्टर है सेंटेंस। बोलते जाइए। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। बताओ, पैसिव से एक्टिव। अच्छा, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, जानते हो ना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करते हो। प्रेसिडेंट कैनेडी वाज किल्ड बाय ली हार्वी, तो ये पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव में, तो आंसर क्या होगा? ली हार्वी ऑसवर्ल्ड किल्ड प्रेसिडेंट कैनेडी। My wallet has been stolen. Someone has stole my wallet. Stolen नहीं, someone has stole my wallet. किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? Someone has stole my wallet. A story is being written by me. I am writing a story. I am writing a story. Change the following from indirect to direct speech. Direct speech में करना. Father told Pankaj that he will not give him pocket money. Father told, I will not give you pocket money. Father told to Pankaj, I will not give you pocket money. लिख लो. या father said to Pankaj, I will not give you pocket money. My friend said that he has been to England thrice. My friend said, I had been to England thrice. I have been. लिख लो. My friend said, comma, फिर inverted comma में लिखो. I have been to England thrice.
माई फ्रेंड सेड आई हैव बीन, अरे माई फ्रेंड सेड के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे आई हैव बीन टू इंग्लैंड ट्वाइस। अंकित सेड ही वुड बी यूजिंग द बाइक नेक्स्ट मंडे। अंकित सेड कॉमा आई विल बी यूजिंग द बाइक नेक्स्ट मंडे। टीचर ने बोला, टीचर ऑर्डर्ड रहमान स्टैंड अप राइट नाउ। राइट नाउ होगा ना, सेड भी लिख सकते हो, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो। टीचर ऑर्डर रहमान या टीचर सेड रहमान स्टैंड अप राइट नाउ। चूज द सिमिलर मीनिंग्स। सिमिलर मीनिंग्स का मतलब सिनोनिम्स, पर्यायवाची। फॉस्टरिंग, रिलेशनशिप्स मतलब रिलेशनशिप्स को पालना। ये अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा आपको। स्ट्रिंग रिलेशनशिप्स मतलब पालना, सहलाना। एम्पेरिकल रिलेशन मैथ्स में था, प्रूव्ड। प्रैक्टिकल रिलेशन या प्रूव्ड बाय मैथमेटिशियन। क्रेडेंशियल्स, अभी एक शब्द पढ़ा था, ट्रस्टवर्दीनेस। क्रेडेंशियल्स का मतलब ट्रस्टवर्दीनेस। अरे एक आदमी ने, लॉ का भी तो पढ़े थे ना अभी एक क्वेश्चन में, एक आदमी ने बताया कि मैं आई एम अ मैन ऑफ क्रेडिट, विश्वास करने लायक हूं। क्रेडेंशियल, क्रेडिट है ना इसमें वर्ड, अरे क्रेडिट वर्ड है ना, नहीं समझ में आया? ट्रस्टवर्द। चूज द करेक्ट। टू क्राई वोल्फ, फॉल्स अलार्म। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, उससे मुहावरा बनाइए। टू एंड इन स्मोक, धुआं में उड़ गया। अरे क्या होगा, धुआं में उड़ गया, बोलो क्या होगा? टू कम टू नथिंग। कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो, कम रेन और सनशाइन, मैं तुम्हारे साथ हूं, नो मैटर वॉट। वाह, ऑप्शन दिया हुआ, लेट इट रेन। टू कम, ये जब कोई क्राइम होता है ना, तो जो क्रिमिनल है उसको बोला जाता है यू शुड कम क्लीन, टू मेक एन ऑनेस्ट। क्लोजर करो, ऑनेस्ट। अरे भाई क्लियर? एक पैसेज दिया हुआ है, कंप्रीहेंशन पैसेज, आपको क्वेश्चन पूछना, पढ़ो। The Indian youth is accused of being impatient, indisciplined, disrespectful to the elders। बहुत impatient है। मेरे को नहीं लगता इंडियन यूथ अभी भी impatient, बहुत शांत है अभी भी। Indisciplined गलत शब्द है। Disrespectful to the elders and irresponsible towards society and authority, ये बात सही है। It was felt that to curb these tendencies, the youth required to be motivated in nation-building activities and made responsive to the social concern. Since the youth is irresponsible, not caring to the society, does not care about the society and does not respect the elders, so it was thought by the government, the policy-making body, that कि कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना चाहिए ताकि उसको देश के लिए काम आ सके, सोसाइटी के लिए काम आ सके। For this purpose, NSS was introduced in 1969. कहां गए मामा जी आपके? उन्हीं का ही। Its main aim was to involve the students of the college and +2 level on voluntary and selective basis in programs on social service and development activities. National Service Scheme. इसका पर्पस क्या था कि स्कूल कॉलेजेस से ले जाकर स्लम्स के अंदर में, गरीबों की बस्तियों में ले जाकर बच्चों को पढ़ाओ तुम फ्री में, साफ सफाई करो, लोगों को एजुकेट करो,
लोगों को समझाओ, लोगों को चेंज करने की कोशिश करो, लोगों को मोटिवेट करो स्लम्स में जाकर, गरीब लोगों को, गरीब को, अनाथ को, हैंडीकैप्स को, उनको डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। ग्रेजुअली इट वाज अडॉप्टेड बाय ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। 1969 में एनएसएस इंट्रोड्यूस किया गया। टुडे इट कवर्स मोर देन 5000 कॉलेजेस ऑल ओवर द कंट्री, 5000 कॉलेज से ज्यादा। अंडर दिस स्कीम रूरल एंड स्लम रिकंस्ट्रक्शन क्या है, क्या काम है, क्या काम करता है? रूरल एंड स्लम रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ रोड्स, स्कूल बिल्डिंग्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, प्लांटेशन ऑफ ट्री। तुम लोग करते हो क्या कॉलेज में जाकर ये सब एनएसएस में? सब किताब में लिखा हुआ है। कॉलेज जाओगे तो भी कौन सा ये सब करते हैं? नियम बनाए हुए। क्या क्या काम है पढ़ो ना। रूरल एंड स्लम रिकंस्ट्रक्शन मतलब जाकर रूरल एरियाज में, स्लम एरियाज में घर बनाओ, रोड्स को रिपेयर करो, स्कूल की बिल्डिंग को रिपेयर करो, पॉन्ड्स को रिपेयर करो, तालाब बनाओ, टैंक्स बनाओ, ट्रीज प्लांट करो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करो, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग करवाओ। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करो, ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। एंड एजुकेशन ऑफ एडल्ट्स एंड वुमेन्स एंड अंडरटेकन, अनपढ़ लोगों को पढ़ाओ जाकर कि उनको बैंक ट्रांसफर कैसे करना है, क्रिप्टो में कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है। द एनएसएस स्टूडेंट्स एड का मतलब हेल्प, लोकल अथॉरिटीज इंप्लीमेंटिंग द वेरियस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम्स। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन स्कीम्स भी इंप्लीमेंट करते हैं। कोई बाढ़ आ जाए, कोई अकाल पड़ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोरोना आ जाए, तो एरिया में जाकर लोगों की हेल्प करेंगे। The NSS students aid local authorities in implementing various relief and rehabilitation schemes. भारत ने हेल्प तो किया, बट मेन फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट ने फ्री में 3 साल तक फूड सर्विस प्रोवाइड किया, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अभी लाइफ टाइम चलेगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना। 2.5 साल हो गए, अप्रैल 2020 में चालू हुआ था। खाना प्रोवाइड करना ये कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं कंटिन्यू होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है इसके। पॉजिटिव क्या है सर, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन मे भी शायद आप एक्सेप्ट करो ना करो, मैं ये सोचता हूं कि यार जब एक देश आगे बढ़ता है तो बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन फ्री में दो, खाना फ्री में दो, कपड़े फ्री में दो, घर फ्री में दो, हॉस्पिटल फ्री में दो। आप इन्हीं में अगर उलझे रहेंगे जिंदगी भर तो आप कुछ आगे कर ही नहीं पाएंगे। तो सर सभी कुछ तो मिल गया, तो कम से कम आगे बढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। बेसिक फैसिलिटीज आदमी को जिंदा रहने के लिए बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ताकि वो काम आगे करने की सोचेगा रादर देन इन्हीं में नहीं उलझा रहे। और इसका डिसएडवांटेज भी है कि लोगों को आराम पसंद आलसी बना देता है, नुकसान भी है, इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। The NSS student aid local authorities in implementing various relief and rehabilitation schemes in the times of natural calamities. बात हो चुका ना, famines, flood, droughts, epidemics, pandemic, and earthquakes. Volunteers held by NSS students play a very positive and constructive role. It instills in them the spirit of social service and a sense of responsibility. समझ में आ गया? अरे बोलना यार। द ट्राइबल यूथ्स आर गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग अंडर अ स्पेशल स्कीम। ये ट्राइबल यूथ के बारे में, अब यहां तक एनएसएस की कहानी थी, अब यहां से अलग कहानी। ट्राइबल यूथ्स, आदिवासी, झिंगीलाले वाले लोग, उसका नाम सुनते ही समझ में आता है ना कैसे नाचते होंगे वो लोग, उनके कपड़े ही समझ में आ जाते होंगे। लोग इमेजिन कर लेते हैं आदिवासी लोग ऐसे कपड़े पहनते होंगे, भाला लेकर रखते होंगे। The tribal youth are given vocational training under a special scheme to enable them to become self-employed. Then there are youth hostels set over all the country to provide cheap accommodation to the youth to inspire them into undertaking educational tours and excursion to visit the cultural and historical sites to revisit our glorious past. उनके लिए सस्ते
हॉस्टल्स, हॉस्पिटल नहीं, हॉस्टल्स डेवलप किए गए ताकि अलग अलग शहर के बच्चे अलग अलग कल्चरल एरियाज में जाकर रहें और वहां के कल्चर को देखें, समझें, इतिहास को समझें और उनसे इंस्पायर्ड हो। 446 नेहरू युवक केंद्र strewn around the country provide vocational training to non-student rural youth and improve their personality development करने के लिए। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, ऑल इंडिया बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन आर टीचिंग इंडियन यूथ द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी एंड गुडविल फॉर अदर्स अंडर इंटरनेशनल स्काउटिंग एंड गाइडिंग मूवमेंट। अरे हटाए क्या? अब इस पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज इंडियन यूथ अक्यूज्ड ऑफ? बोलो। Indian youth is accused of being impatient, indisciplined, irrespectful. पर कॉपी वर्ड टू वर्ड नहीं करोगे, अपनी लैंग्वेज में करो। What scheme was introduced to involve students in social service and development activities? देख रहे हो? NSS. To involve the students of the college and +2 level. अरे दिख रहा है कि नहीं? In programs of social service and NSS. इसका आंसर क्या है? NSS. What are the works undertaken under the NSS? बोलो। ये रहा। लिख लो क्वेश्चन 3 का आंसर, लिख लो, यहां पर लिख लो। क्या वो नहीं आ रहा है? अरे हाँ यार, अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि बुकिश लैंग्वेज में? ओन लैंग्वेज। What purpose are youth hostel with cheap accommodations are set up? Youth hostels with cheap accommodations to provide cheap to inspire them to undertake the educational tours. To visit the cultural and historical sites. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है क्या? अरे लिखते जा रहे हो कि नहीं? व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर? ऑथर का टोन क्या है? किस तरह का टोन है? कैलस, इंफॉर्मेटिव, डेरोगेटरी, आयरॉनिक। कैलस का मतलब कैजुअल टोन है, इन्फॉर्म देने के लिए है। डेरोगेटरी मतलब गालियां देने का टोन है। आयरनी का मतलब दयनीय स्थिति दिखाने के लिए है। इन्फॉर्म कर रहा है। किस तरह का टोन है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नॉर्मल है, इन्फॉर्म करने के लिए। अरे ये डेरोगेटरी मतलब गालियां देने वाला। जैसे पहला लाइन क्या किया था? देखो एक मिनट, देखो लैंग्वेज पढ़ो। इंडियन यूथ इज अक्यूज्ड ऑफ, ये बोल रहा है इस पर एक लांछन है, मतलब ये टोन इंफॉर्मेटिव है। नहीं समझ रहे हो? अगर वो ऐसा बोलता है इंडियन यूथ इज इनडिसिप्लिन्ड, इम्पेशेंट, डिसरेस्पेक्टफुल, इररेस्पॉन्सिबल, उस तरह का टोन अलग होता ना, तब डेरोगेटरी होता, गालियां देने वाला। पर ये इन्फॉर्म कर। चलो, What is being done for the tribal youth of the country? भाई ट्राइबल यूथ के लिए क्या किया जा रहा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। To become self-employed. अरे हटाएंगे ना? Read the passage carefully and answer the questions that follow. मैं एक्सपेक्ट करता हूं, हेलो, रशिया के ऊपर में और यूक्रेन का जो वॉर है उसका रीजन क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। सर ये क्या रीजन है, मैं आपको बता दूं। लेट्स कम बैक टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। इन द ईयर 1945 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। उसके पहले यूनाइटेड
नेशन के पैसे लीग ऑफ नेशंस था। It began with 50 nations as its member, but now it has 193 member, accounting for almost all the countries of entire earth except Switzerland. Switzerland के अलावा almost सारी countries है, 193. The nations are the member of United Nations General Assembly. Hello, United Nations क्या है? Human rights के बारे में बात करता है। क्या तरह के बारे में बात करता है? Human rights. Human rights का मतलब जैसे अफगानिस्तान में गर्ल्स को एजुकेशन देने से मना किया गया है, तो सिंस उसको मना किया गया तो अफगानिस्तान के सरकार में जो लोग हैं, तालिबान के लोग, उनसे हम लोग बिजनेस करने अलाउ नहीं करेंगे। सरकारों को समझाता है यूनाइटेड नेशंस। आपको समझ में आ रहा है? किसी देश में कत्लेआम हो रहा है, माइनॉरिटी को कत्लेआम किया जा रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, तो पाकिस्तान पर हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे। वो राइट्स की बात करता है यूनाइटेड नेशन। और डब्ल्यूटीओ कौन सा बॉडी है? डब्ल्यूटीओ पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। 3 बॉडीज हैं, एक यूनाइटेड नेशंस, वो सोसाइटी के राइट्स के बारे में बात करता है। डब्ल्यूटीओ ये फाइनेंशियल बॉडी नहीं है, ये पॉलिसी मेकिंग लीगल बॉडी। बिजनेस एग्रीमेंट्स को रिकॉर्ड करता है और उनको मैनेज करता है, उसको सेटल करता है। और एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ क्या है? मन में सोचो, रिजर्व बैंक ऑफ वर्ल्ड। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सेंट्रल बैंक। वर्ल्ड का सेंट्रल बैंक मतलब समझ रहे हो? अरे सेंट्रल बैंक समझ रहे हो ना? बैंक, सेंट्रल बैंकों का सेंट्रल बैंक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को आईएमएफ। समझ गए ना? आईएमएफ सेंट्रल बैंक समझ लो, रिजर्व बैंक ऑफ द वर्ल्ड मन में सोचो। डब्ल्यूटीओ ये क्या है? लीगल बॉडी है जो कि देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड जो होते हैं, उनके एग्रीमेंट्स को डिफाइन करता है, उनके डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की। और यूनाइटेड नेशंस जिसका पैसों से, पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। In the year 1945, United Nations came into being as a successor of League of Nations. It began with 50 nations as its member, but now has 193 members, accounting for almost all the countries of the entire earth except Switzerland. 193 members except Switzerland. The nations are the members of United Nations General Assembly, the world's body chief deliberate organization. United Nations General Assembly, UNGA, UNGA, United Nations General Assembly, उसका एक और बॉडी है, उसमें हमारा देश भी मेंबर है। परमानेंट सीट हमारे पास नहीं। जब हमारे परमानेंट सीट की बात आती है तब कौन मना करता है? चाइना। जब हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में परमानेंट मेंबरशिप का नाम आता है तब कौन मना करता है? खाली एक देश, चाइना। द वर्ल्ड्स बॉडी चीफ डेलिबरेट ऑर्गन, ऑल द अदर wings are answerable to it through annual and special periodical reports submitted for its consideration. हर देश अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। The General Assembly discusses the reports and gives its approval. Elects General Secretary and judges of the International Courts of Justice. International Courts का जज अपॉइंट करता है। Admits new member to the Assembly and also elects non-permanent members of various councils. Non-permanent. India is a non-permanent member, बता दूं मैं आपको। अरे समझ रहे हो? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइड है। चलिए, देयर आर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल है, सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल बिसाइड्स द इंटरनेशनल कोर्ट, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अलग अलग इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। द जनरल सेक्रेटरी इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बॉडी हु हेड्स द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। ही प्रेसाइड्स ओवर द जनरल असेंबली मीटिंग्स एंड दोज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलिए, जो जनरल सेक्रेटरी है वो सारी डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है। इन एडिशन टू द अबव मेन ऑर्गन, यूएनओ हैज सेवरल अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसी लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अंकटैड, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, डब्ल्यूएचओ, बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाइना के ऊपर उंगली नहीं उठाता है कोरोना के लिए। These agencies help the parent body in working out agreements on various related matters to them and in achieving different objectives and goals. WHO, for example, plans steps to achieve the highest possible level of good health
ऑफ द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। डब्ल्यूएचओ का ऑब्जेक्टिव बताया है कि चाइना के लोगों का हेल्थ, सॉरी पूरी दुनिया के लोगों का हेल्थ बेस्ट रहे। चल क्या हुआ, हंस क्यों रहे? नहीं, स्लिप ऑफ टंग था चाइना। चल, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ हैज एट प्रेजेंट? बताओ। 193 एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड, है ना? विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ? स्विट्जरलैंड। चलिए, हाउ आर अदर विंग्स आंसरेबल टू जनरल असेंबली? लिखा हुआ ना यहां पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं है, ये पैसेज दिया हुआ है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरल सेक्रेटरी? जनरल सेक्रेटरी का फंक्शन क्या है? ही प्रेसाइड्स ओवर द जनरल असेंबली मीटिंग्स एंड दोज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। स्टेट द प्लान ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का प्लान क्या है? एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। नहीं लिख रहे हैं आप? लिस्ट 3 फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल असेंबली। लिख लोगे यहां से? ये रहा, General Assembly discusses the reports and gives its approval, elect General Secretary and judges of international courts of justice, admit new member to the Assembly and also affect the non-permanent members of various councils. ठीक? अरे हटाएंगे ना? भाई अब ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसका आपको प्रेसी लिखना है। पैराग्राफ आपको खुद पढ़ना होगा। ये डेकोरेशन के ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है। घर का डेकोरेशन के बारे में पैराग्राफ दिया हुआ है कि अगर कोई घर साफ सुथरा सजा हुआ रहता है तो वहां पर रहने वाले लोग शांत दिमाग के, खुश और क्रिएटिव और एनर्जेटिक रहते हैं। तो घर में फर्नीचर, पर्दे, फ्लोरिंग, सीट, सोफा, सोफा के ऊपर लगने वाले कवर्स किस तरह के होने चाहिए, इसके बारे में आपको एक पैसेज दिया हुआ है। कैसे आपको वो परचेज करना है, किस तरह से आपको डिजाइनिंग करना है, इसके बारे में पैसेज दिया हुआ है। गुड डेकोरेशन रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ द पीपल हु लिव इन द होम। बताइए। गुड डेकोरेशन रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ पीपल हु लिव इन द होम। इट शुड फर्स्ट बी ऑल डिस्टिंक्टिव जस्ट एज ईच पर्सन इज डिस्टिंक्टिव। बोलिए, अब बताइए। Good decoration reflects the personality of the people who live in the home. It should first be all distinctive, just as each person is distinctive. Decoration अलग अलग होना चाहिए हर आदमी का। A home should have unity, not only within each room, but also throughout the house. Room should to some degree harmonize with each other. हर रूम एक दूसरे से मिलता जुलता रहना चाहिए। हार्मोनाइज का मतलब समझ रहे हो ना? एक दीवार का कलर अगर रेड यहां पर खत्म हुआ तो दूसरी वाले में रेड से स्टार्ट होगा, like that. The color styling of each room particularly should fit into the color and styling of rooms which run out of it. एक रूम से दूसरे रूम में कलर और स्टाइलिंग मिलता जुलता होना चाहिए। Attractive home furnishing set the stage for pleasant living. If there are an पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं मिलेगा। A successful house and successful room will depend upon the proper relationship of each element. Therefore, in selecting each piece, it is well to consider the background, the usage, the draperies. सर ये ड्रेपरीज क्या होता है? ड्रेपरीज का मतलब पर्दे। ड्रेपरीज का मतलब पर्दे। एंड अपहोल्स्टरिंग, अपहोल्स्टरिंग का मतलब सोफा कवर, कवर। इसको हटाना होगा मेरे को। इसके ऊपर आपको नोट मेकिंग करना है। क्या करना है इसका? मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड एब्रिविएशंस। नोट मेकिंग करना है। अरे ठीक है, चल। दो अलग अलग पैसेज दिया हुआ आपको प्रेसी राइटिंग के लिए, पढ़ना जरूर। यू मस्ट गिव अ रीडिंग, यू मस्ट। होम इज फॉर द यंग हु नोज नथिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड हु शुड बी फॉरलॉर्न एंड सैड। फॉरलॉर्न का मतलब सैड, डिवास्टेटेड।
sad, devastated. If thrown upon it, it is a providential shelter of the weak and inexperienced who must learn yet to cope with the temptations which lies outside. ये घर के बारे में बात कर रहा है कि जो आपका घर है वो एक कमजोर को, एक वीक पर्सन को और साथ ही साथ एक दुखी आदमी को मेंटली इमोशनली सपोर्ट देता है और उसको दुनिया से लड़ने की ताकत देता है, शक्ति देता है. It is a providential shelter of the weak and inexperienced who must learn yet to cope with the temptation which lies outside. मतलब बाहरी दुनिया से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है, बाहरी दुनिया में जाने के पहले आपको ताकत. It is a place of training of those who are not only ignorant but have not yet learned how to learn and who must be taught by careful individual trail how to set about profiting by the lessons of teacher. And it is the school of elementary studies. अरे यार ये साइकोलॉजी का मतलब अननेसेसरी पैराग्राफ दिया हुआ है. घर की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है कि कैसे आपको घर बाहरी दुनिया के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में, बाहरी दुनिया के टेम्पटेशन से बचाने में आपको प्रोटेक्ट करता है. चलिए सेकेंड पैराग्राफ भी सोसाइटी सोशल पैराग्राफ है. यह पैराग्राफ क्या बोलता है कि आपकी जिंदगी हमेशा दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर करती है. आप वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरे ने बनाए, आप उस घर में रहते हैं जो दूसरे ने बनाए, आप वो लैंग्वेज यूज करते हैं जो किसी और ने बनाया, आप वो खाना खाते हैं जो किसी और ने प्रोड्यूस किया. सब कुछ आप सोसाइटी के ऊपर निर्भर है. क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? वॉट यू ईट इज मेड बाय समवन एल्स, वॉट यू वियर इज मेड बाय समवन एल्स, where you live, the house is made by someone else. What you speak, the language was devised by someone else. Everything is dependent upon society. When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole world, whole of our actions and desires are bound with the existence of other human beings. दूसरे लोगों के existence पर ही हमारा existence depend करता है. We notice that whole nature resembles that of a social animal. पूरी प्रकृति social animals के ऊपर depend करती है. We eat food that others have produced, wear clothes that others have made, live in houses that others have built. The greater part of our knowledge and beliefs are passed on to us by other people through the medium of a language which others have created. हमारा जितना नॉलेज है, जानकारी है, वो सारी एक ऐसी लैंग्वेज से आया जो किसी और ने बनाई. कितना अच्छा सेंटेंस, कितना जबरदस्त सेंटेंस. Love this. Without language and mental capacities, we would have been poor, indeed comparable to higher animals. अगर ये लैंग्वेज नहीं होता तो हम लोग जानवर होते. We have therefore to admit that we owe our principal knowledge over the least of the fact of living in human society. मतलब हम लोग टेक्निकली कुछ भी नहीं जानते हैं, जो भी चीजें जानते हैं वो किसी और ने बनाई. The individual, if left alone from birth, would remain primitive. अगर बचपन से उसको अकेला छोड़ दिया जाए किसी बच्चे को तो वो प्रिमिटिव रह जाएगा, मतलब आदिवासी रह जाएगा. एंड बीस्ट लाइक इन हिज थॉट्स, वो जानवर की तरह रहेगा. एंड फीलिंग्स टू अ डिग्री दैट वी कैन हार्डली इमेजिन. हम लोग समझ भी नहीं सकते किसी अगर बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो कैसा होगा. चलिए अब जैसे कोविड में जो बच्चे पैदा हुए, समझना चालू किए, वो लोग को तो उस समय पता ही नहीं था, अच्छा घर के बाहर में भी कोई होता है. आपको समझ में आ रहा है? माँ बाप के अलावा भी कोई वो लोग होते भी हैं, उसको तो ये पता ही नहीं है साल भर तक. The individual is what he is and has significance that he has not much in virtue of individuality but rather as a member of great human community which directs his material and spiritual existence from the cradle to the grave. Cradle मतलब बचपन से लेकर, पालने से लेकर कब्र तक हर चीज उसका एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन अदर ह्यूमन बीइंग्स. चलिए अब आपको आर्टिकल लिखना है. अच्छा, आर्टिकल और रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है ना. आर्टिकल में आप ओन लैंग्वेज एग्जांपल्स लिख सकते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, पर रिपोर्ट में आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना होगा, पता है ना. शुड बोर्ड एग्जाम्स भी ऑनलाइन इंडिया, ये आर्टिकल है. क्या ऑनलाइन एग्जाम्स होना चाहिए क्या? 2020 में एक बार, दो बार जो एग्जाम हुआ, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021, दोनों में ऑनलाइन का क्वेश्चन पूछा. गॉड नोज भाई,
ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स ऑनलाइन होने चाहिए कि नहीं? देखो पॉइंट ये है ना कि मैंने आपको बताया कि ये जो बीसीआर का जो आरटीपी है ये जरूर पढ़ना चाहिए, बट इस पे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इंग्लिश में वैसे भी आप कोई चीज पर एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते क्योंकि सिलेबस डिफाइंड है ही नहीं। पढ़ना इसलिए चाहिए कि अगर बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया कि अफसोस नहीं हो, अरे ये क्या किया, मेरे सामने क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन था और मैंने पढ़ा नहीं, इसीलिए पढ़ना चाहिए। बट एक्सपेक्टेशन शुड बी जीरो, बिकॉज सबके पास है तो चांस है कि नहीं आएगा। अरे सबको तो पता नहीं ये चीज, ये रिवीजन टेस्ट पेपर तो सारे स्टूडेंट के लिए है, तो डेफिनेटली उसमें से नहीं आएगा, ये भी सोच सकते। बोर्ड एग्जाम्स ऑनलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसमें क्या लिखोगे? ऑनलाइन एग्जाम्स का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? रिजल्ट जल्दी आएगा, हैंडराइटिंग पर स्ट्रेस नहीं होगा, कंसेप्ट लॉजिक पर स्ट्रेस होगा। नहीं समझ रहे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कॉपी चेक करने में, ह्यूमन एरर्स का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। बट नुकसान क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास इतने कंप्यूटर्स नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जा सके। समझ रहे हो? बच्चों का एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा, सोचने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाएगी। अरे बोलो, समझ गए ना? कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो आप कंप्यूटर में आप लिख नहीं पाएंगे ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर, जैसे मैथमेटिक्स का पेपर, ये डायग्राम वायग्राम बनाना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। आपको समझ में आ रहा है ना? अकाउंट्स का पेपर में भी अगर अकाउंट बनाने बोले तो डिफिकल्ट होगा, जो खाली टाइपिंग का पेपर है खाली वही हो पाएगा, लॉ जैसे, पर वो भी पब्लिक मतलब स्टूडेंट्स उतने ज्यादा कस्टम नहीं है। इंपैक्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स ऑन पब्लिक के ऊपर इलेक्शन कैंपेन्स का क्या इंपैक्ट होता है? लाउड स्पीकर से उनके कान फट जाते हैं, झूठे प्रॉमिस के अंदर में वो गलत आदमी को वोट दे देते हैं। नहीं समझ रहे? इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। कोविड अगर चल रहा है, मान लीजिए कोविड का सीजन, अगर कोविड का टाइम है तो उस समय इलेक्शन रैली से कोविड ज्यादा फैलता है, ट्रांसमिसेबल डिसीज। दीज आर ऑल इंपैक्ट्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स ऑन पब्लिक। जिस समय इलेक्शन चलते हैं उस समय पब्लिक के दिमाग में मीडिया और कुछ सोचने का टाइम नहीं देता, समझने का मौका नहीं देता, लोगों का दिमाग ब्लॉक हो जाता है एक तरफ। चल, अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है अबाउट अ डेमोलिशन ड्राइव बाय द सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन। इलीगल कंस्ट्रक्शन, सुपरटेक का एक नोएडा में एक टावर है, 2 टावर। सुपरटेक एक इंसॉल्वेंट कंपनी है जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया, 20-30 फ्लोर्स के 2 टावर बनाया नोएडा में। अब गवर्नमेंट ने कहा है 22 मई को उसको डेमोलिश किया जाएगा। जिन टावर को बनने में वर्षों लग गए, 5 सेकंड के अंदर में ब्लास्ट करके बूम बूम बूम, 5 सेकंड में वो टावर गायब हो जाएंगे। उसके चारों तरफ नेटवर्क बिठा दिया गया, जाल बिछा दिया गया है लोहे का, ताकि अगर ब्लास्ट होते टाइम पर जो पत्थर उछलेंगे अगल बगल में नहीं किसी को चोट करे। फिर भी उस एरिया को 2 घंटे के लिए खाली कर दिया गया है ताकि ब्लास्ट होगा, थोड़ा अर्थक्वेक टाइप का आएगा और वो टावर नीचे आके खत्म हो जाएगा। सुपरटेक के ट्विन टावर्स को डेमोलिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और उस पर तैयारियां चालू हो गई। पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मतलब वहां के रिक्वायरमेंट्स को, सेफ्टी कंसिडरेशंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करता वो। मतलब जितना डिस्टेंस होना चाहिए 2 घरों के बीच में, वो डिस्टेंस को फॉलो नहीं करता। मतलब बहुत सारे इलीगल प्रॉब्लम्स हैं। इंक्रोचमेंट कर दिया, मतलब जो गवर्नमेंट की एरिया उसको कैप्चर कर लिया, बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको ब्लास्ट करके, आरडीएक्स यूज करके बूम 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 उड़ा दिया जाएगा। दिवालिया हो गए वो सुपरटेक, खत्म। जो प्रॉपर्टी परचेज किए हैं वो लोग कोर्ट में जाएंगे, वो कंपनी का जो एसेट्स है उसको बेचकर जितना पैसा मिलता है लो, नहीं तो भागो। है बूम 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 खत्म, जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किए बूम 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 खत्म। चलिए, सुपरटेक फिनिश। 30 फ्लोर के टावर बूम 5 सेकंड में गायब हो जाएंगे 22 मई को। यू आर द फाइनेंस हेड ऑफ अ स्पोर्ट्स एकेडमी।
राइट अ फॉर्मल रिपोर्ट स्टेटिंग डिटेल। अरे उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, सुपर टेक नोएडा टावर्स। मैं तुमको बता रहा हूं, सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इलीगल कंस्ट्रक्शन जो होके रखे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, हॉकर्स का मैनेज की बात नहीं कर रहे हैं। हॉकर्स का बदमाशी के बारे में बात नहीं कर रहा है कि वो सड़क को कैसे कैप्चर करके झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। जैसे कोई मकान अपना बाहर निकाल लिया, वरंडा, बहुत हंसी आ रही है, तुमने किया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, उनको तोड़ने के लिए डेमोलिशन ड्राइव। फिल्मों में नहीं देखते हो क्या, हीरो जब फाइट करता है तो उसको रोकने के लिए पॉलिटिशियंस उसका घर तोड़वा देते। इलीगल कंस्ट्रक्शन है तुम्हारा घर, तोड़ दो, डेमोलिशन ड्राइव। बुलडोजर बाबा। यू आर द फाइनेंस हेड ऑफ अ स्पोर्ट्स एकेडमी, राइट अ फॉर्मल रिपोर्ट स्टेटिंग डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टुवर्ड्स परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। एक रिपोर्ट लिखना है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने ये चीजें परचेज की है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ललित और ललिता दुबे, या तो तुम ललित हो या फिर ललिता दुबे हो, ललित दुबे या फिर ललिता दुबे। मैनेज द सप्लाई ऑफ बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी। राइट अ लेटर फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ बुक्स टू द विकास पब्लिशिंग हाउस। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 बुक। 5 बुक ऑर्डर करो। एक स्कूल लाइब्रेरी, बच्चों की किताबें है, व्याकरण की किताब, व्याकरण, हिंदी व्याकरण की किताब, वैसा कुछ नाम लिख देना, रेन एंड मार्टिन, वो सब कुछ नाम लिख देना। लेटर लिखना है एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए। राइट अ लेटर टू कस्टमर सर्विस मैनेजर ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लेनिंग अबाउट अ डिफेक्ट इन द म्यूजिक सिस्टम परचेज फ्रॉम द स्टोर। गौरी और गौरव। चलिए भाई, तुमसे जो म्यूजिक सिस्टम परचेज किया है उसमें पै 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 बूम 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 आता रहता है। चलिए, तो आपको कंप्लेन करना है। क्या ये मतलब पुराने जमाने का ये सब चीज दिया हुआ है, ये सब क्लास 11 12 में आता था ये सब। चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ योर सीए फर्म राइट अ फॉर्मल मेल टू योर क्लाइंट्स प्लेस। अच्छा, लेटर और ईमेल में डिफरेंस तुम लोग को याद है ना? कोई डिफरेंस खास नहीं होता। सिर्फ क्या फर्क होता है, ईमेल में तुमको डेट्स का देने का जरूरत नहीं होती, दिया हुआ रहता ऑटोमेटिक। अरे बोलो फॉर्मेट याद है तो फॉर्मेट तुम यूज करोगे, मेरा जो पढ़ाया हुआ वो फॉर्मेट, मेरा जो फॉर्मेट पढ़ा हुआ वो यूज करोगे, और कंटेंट थोड़ा सा यहां पर पढ़ सकते हो, बट अपने मन से ही लिखो। चल, on behalf of your CA firm write a formal mail to all your clients requesting them to provide all the necessary information needed for filing of IT returns। इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए आपको अपना बैंक कैपिटल गेन अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना है, पीपीएफ का स्टेटमेंट फर्निश करना है, एनपीएस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको फर्निश करना है, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका डिटेल आपको मेरे को सबमिट करना होगा, अगर आपने कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका सबमिट करना होगा, बच्चों का स्कूल फीस आपने कितना दिया उसका डिटेल सबमिट करना होगा, एलआईसी कितना इंश्योरेंस कितना करवाया उसका डिटेल मेरे को सबमिट करना होगा, आपके घर का रेंट रिसीप्ट मेरे को सबमिट करना होगा, आपको अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या अलाउंसेस मिले इन सब का डिटेल आपको सबमिट करना होगा। स्टेट द डिटेल शुड बी सेंट वेल इन टाइम बिफोर द लास्ट डेट 31 जुलाई। साइन योरसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। वैसे मैं बता दूं 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट था, और जो कि अभी 31 मार्च 2022 हो गया। 8 मंथ्स का एक्सटेंशन किया गया इस बार। एक तो कोविड के चलते, और दूसरा इंफोसिस ने आईटी पोर्टल बनाया था, उसमें ग्लिचेस थे, इतने भयानक ग्लिचेस कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। चलिए, तो आपको सारा डिटेल साइन योरसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। चलिए, अरे लेटर में क्या क्या लिखना है समझ में आ गया ना? क्या क्या लिखना है लेटर में? अपना बैंक स्टेटमेंट दो, अपना एनपीएस स्टेटमेंट दो, अपना म्यूचुअल फंड का डिटेल दो, अपना कैपिटल गेन का स्टेटमेंट दो, अपना ये क्या बोलते हैं पीपीएफ का स्टेटमेंट दो, अपना इंश्योरेंस, अपने लोन्स, इन सब का डिटेल आप दीजिए। रेज्यूम के लिए यू आर राधिका रमेश जायसवाल, इंग्लिश टीचर, ड्राफ्ट योर रेज्यूम टू अप्लाई फॉर जॉब इन स्कूल विद अ कवर लेटर। रेज्यूम लिखने के लिए आपको कवर लेटर जरूरी होता है, याद है ना? एक पहले कवर लेटर लिखेंगे और फिर उसके बाद रेज्यूम। 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट और
फंक्शनल फॉर्मेट याद आया, जो आपको फॉर्मेट यूज करना है कर लीजिए। यू आर सागर गुप्ता, HR हेड ऑफ ABC लिमिटेड, ड्राफ्ट अ फॉर्मल ईमेल ऑफरिंग अ जॉब टू द कैंडिडेट। जॉब ऑफर कर रहे हैं मिस्टर शिवन सेठी, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ एसोसिएट कंसल्टेंट। एक आदमी ने कोई पहले आपके इंटरव्यू दिया था, उस आदमी को आप जॉब दे रहे हैं, उसके लिए आपको फॉर्मल ईमेल लिखना है, फॉर्मल ईमेल लिखना है, रेज्यूम नहीं लिखना है, क्या ईमेल। राइट माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग। अरे माइन्यूट्स में आपको 5 कॉलम, याद आया, वो तो एजेंडा होता है। माइन्यूट्स में आपको डिटेल्स लिखना पड़ता है कि एक मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, मीटिंग कितना बजे हुआ था, कौन कौन अटेंड किया, कौन कौन अटेंड नहीं किया, उसका डिटेल, एजेंडा नहीं। राइट द माइन्यूट्स ऑफ अ मीटिंग फॉर अ मीटिंग organized to discuss the problem faced by washing machine in the market that required change. चल, हमारा एक प्रोडक्ट है कि वॉशिंग मशीन जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आवाज बहुत करता है, घू पानी बहुत खाता है, या फिर उसमें लोगों को करंट लगता है, बाहर से ही बॉडी में लोग घूमने लगते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, करंट लगता है, वैसा कुछ प्रॉब्लम्स है, कपड़े सफाई नहीं कर पाते, कपड़ा गायब कहां से होगा। चलिए, ब्लास्ट हो रहा है, बूम बूम बूम, कपड़े बाहर फेंक देती है वो मशीन, नहीं धोना मेरे को कपड़े, उसका जो कवर है वो उड़ जाता है। चल, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए एक माइन्यूट्स बनाना है, एक मीटिंग होल्ड किया, उसका समरी आपको प्रिपेयर करना। चल, ये आपका आरटीपी का प्रैक्टिस करना होगा, ये लास्ट में जो हम लोगों ने बात किया वो आपको प्रैक्टिस करना है। चल, ये आपका आरटीपी खत्म। थैंक यू।